हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए हुए हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग इस सर्वे के फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछा जाता है। जब भी हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के भी जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं। इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो आप ऐसा मानिए कि हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर्स है वो भी काफी हद तक जो सर्वे है उसमें हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सर्वे हमारे एग्जामिनेशन की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको काफी हद तक एड्रेस करता है। तो ये तो बात हुई वन डे एग्जाम की, यानी जहां पे आप लोगों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पे मेंस ओरिएंटेशन रहती है, चाहे हम लोग एचएस की बात करें, एनटी बात करें, एलाइड बात करें, तो वहां पे जो है वो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता है। और कुछ तो ऐसे चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो सीधे तौर पे हमारा जो मेंस का सिलेबस है उसका एक हिस्सा है। तो यही कारण है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके ऊपर हम लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज हिमाचल प्रदेश बजट। उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन बजट जो है वो बहुत ब्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं होता, यही कारण उसको कवर करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो 18 चैप्टर्स जो इस साल हम लोगों को एचपी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिले। पिछले कुछ सालों से कुछ चेंजेस हैं, जैसे यहां पे इन्होंने हर एक चैप्टर के एंड में एक मेंस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन डाली हुई है, जहां पे इन्होंने बताया है कि उस स्पेसिफिक सेक्टर या उस स्पेसिफिक थीम जिसके ऊपर वो चैप्टर आधारित है, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या इश्यूज हिमाचल प्रदेश फेस कर रहा है और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में काफी हद तक मदद करेंगे। और उसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए हम लोगों को वहां से कुछ फैक्ट्स भी एक्सट्रैक्ट करने को मिलेंगे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है, तो इसको आप लोग एक बार 2-3 बार पढ़ के या बहुत 2-4 दिनों में पढ़ के जो वो खत्म नहीं कर सकते हो। आप लोगों को थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली वो एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे हैं। वो लोग जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे रीड करते हैं उनको आइडिया है कि इकोनॉमिक सर्वे को किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन वो लोग जो नए हैं उनको स्टार्टिंग में एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा जो है वो हमें बस पैटर्न जो चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, ये जो लेटेस्ट डाटा है उसी से अपने आप को अपडेट करना होता है। पुराना डाटा जो है वो हम लोगों के पास रहता है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें मैंने बताया कि टोटल जो है वो 18 चैप्टर्स हैं, टोटल 18 चैप्टर्स हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग 18 चैप्टर्स की बात करेंगे तो उनमें जो हमारे फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पे काफी ज्यादा फैक्ट्स जो है एक तरह से जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है उससे संबंधित जो बड़ा माइन्यूट और माइक्रो डाटा है वो हम लोगों को यहां से देखने को मिलता है। और ये देखा गया है कि यहां से काफी सवाल जो हैं या मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इन चैप्टर्स को कंट्रोल करना है। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी रेलेवेंट है, वहां से भी सवाल आते हैं, लेकिन ज्यादा एनर्जी जो है वो आप लोगों की इन चैप्टर्स को कवर करने में लगेगी। इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखें, आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है वो एक तरह से इकोनॉमी का जनरल रिव्यू रहता है, जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको सर्वे के अंदर उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं, वो हम लोगों के साथ साझा की जाती है। जो चैप्टर 2 है वहां पे हिमाचल प्रदेश की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका रिव्यू दिया जाता है। तो आप ऐसा समझिए, स्पेसिफिकली जो चैप्टर 2 है उससे संबंधित डाटा जो है वो आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग कवर करेंगे। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो वो बार बार रिपीट होती है, तो हम लोगों को चीजों को मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। और दूसरी बात, नो डाउट, जैसे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो नो डाउट मेरे को फैक्ट्स जो हैं वो मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सवाल है
वो फैक्ट्स के ऊपर ही आते हैं, जहां पे मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज, एग्जैक्ट नंबर, है ना, एग्जैक्ट डिजिट्स जो है वो मेमोराइज करनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखिए उसकी भी एक सीक्वेंस रहती है। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोगों को बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो जो फैक्ट्स हैं, जब हम लोग मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिए कि जो फैक्ट्स है उनकी मेमोराइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 3.3% से जो है वो ग्रो कर रही है, तो एस्टिमेशन है कि 3% के आसपास जो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना बहुत बार हमने देखा है कि बहुत क्लोज जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को दिए हैं, जैसे मान लीजिए अब 3.3 है या 3.2 है, तो नो डाउट हमें एग्जैक्टनेस के ऊपर भी काम करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एस्टिमेशन के ऊपर काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आप एक आइडिया लेते हो, जब आप रिवीजन 3 4 5 बार करते हो तो फिर आप एग्जैक्टनेस के ऊपर जाते हो। तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हमने जैसे टोटल 18 चैप्टर्स हैं, तो हर एक सेट हमने 3 सेट्स में इसको डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं क्लियर, फिर उसके बाद जो है वो 5 चैप्टर्स हैं, फिर 6 चैप्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया। तो हर एक सेट के बाद हम लोग जब इनको पढ़ेंगे तो उसके बाद जो रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, या उनका एक लाइव सेशन में लूंगा। अभी तो ये रिकॉर्डेड जा रहे हैं, क्योंकि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली अपने समय के अनुसार देख सकते हो। जब आप इनको कर लोगे तो हर एक सेट के बाद जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि आपको साथ में ये आइडिया लगना शुरू हो जाए कि किस तरह से सवाल आते हैं। और बहुत बार एमसीक्यूज की सहायता से जो वो चीजों को मेमोराइज करना हम लोगों के लिए आसान रहता है, तो हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। क्लियर? तो ज्यादा समय जो है वो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत करेंगे, अच्छा इसके साथ साथ जो जिस्ट है, यानी कि जिस्ट का मेरा मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए फर्स्ट 2 चैप्टर्स में थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि यहां से एक आधा सवाल जो है वो हमेशा ही पूछा जाता है, तो यही कारण है कि यहां पे हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हमारे ये नोट्स हैं, जिस्ट है, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कोर्स बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस पर जाइए, उस कोर्स को ज्वाइन करिए, वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहां पे भी देखने को मिलेगा। जैसे ही सेशन खत्म होगा आप लोग उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, और अगला जो सेशन होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है उसको एड्रेस करूं, क्योंकि हर एक सेशन में हमारा कुछ कुछ दिनों का गैप रहेगा। क्लियर? तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो है वो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ही इन 7 के 7 चैप्टर्स जो है उनको करवाऊं। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को दूंगा, बहुत ज्यादा समय जो है वो यहां पे मैं जाया नहीं करूंगा। देखिए, क्योंकि ये जो बीच बीच में मैं चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो आने वाले, यानी कि जो हम लोग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे उनके लिए, आप लोगों के लिए काफी आवश्यक है, उनको समझने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर फैक्ट्स जो है या 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जानकारी हमें देखने को मिलती है। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है? सबसे पहले हम लोगों को जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि दुनिया में जो टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, या ओवरऑल पूरी दुनिया जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, हमारा देश जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी। सेकेंड जो एस्पेक्ट इसमें रहेगा वो रहेगा कि ठीक है, ग्लोबली हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोगों ने देखना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो देखिए, जब हम लोग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहां पे इंपॉर्टेंट 3 4 जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम लोगों को डाटा या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिनमें किसी भी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली किससे ऑब्जर्व की जाती है, उस जगह की जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। क्लियर? तो देखिए, चाहे हम लोग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को कंपैरिजन करें, इंडियन इकोनॉमी की देखें या हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी की बात करें, हर जगह के ऊपर जो हम लोग किस डाटा को उठा निकालते हैं, जीडीपी देखते हैं। जीडीपी वही है कि एक टेरिटरी के अंदर जो वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हम लोगों ने प्रोड्यूस की है। और जब भी हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के 2 तरीके रहते हैं, या तो हम लोग इसको करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम लोग देखेंगे आज जो चीज प्रोड्यूस हुई है उसकी कितनी वैल्यू है, या तो हम लोग
कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, जहां पे हम लोग एक बेस ईयर मान लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी क्या ग्रोथ है। तो जो रियल जीडीपी कंसीडर की जाती है वो कौन सी कंसीडर की जाती है? दैट इज योर कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। क्लियर? तो जब हम लोग इंडिया का देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया की जो जीडीपी है उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने लायक है कि जब हम लोग सर्वे पढ़ते हैं तो सर्वे में तो 10-10 साल का डाटा दिया होता है, 6-6, 7-7 साल का डाटा दिया होता है। तो क्या हम लोगों ने सारे का सारा डाटा करना है या नहीं करना है? तो देखिए, जो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एग्जाम्स हुआ है तो मिनिमम हम लोग 2 to 3 ईयर्स के ऊपर जो है वो टारगेट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम लोगों ने 2025-26, तो देखिए अभी मार्च का महीना चल रहा है, यानी कि जो 2025-2026 जो है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग ये समझते हो कि सर्वे जो है वो डाटा मेनली जनवरी तक पिक करता है, दिसंबर तक पिक करता है। तो यहां पे जो आपको डाटा या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है वो एक तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड एस्टिमेट्स। क्लियर? ये पहली एस्टिमेशन दी जाती है कि ठीक है, अगर हम लोगों ने 3 क्वार्टर्स में इतना परफॉर्म किया तो चौथे क्वार्टर में हम लोग ऐसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सर्वे का डॉक्यूमेंट जो है वो जनवरी में, ऑलमोस्ट जनवरी तक का जो डाटा है उसको वो कंपाइल करता है। क्लियर? तो आप हमेशा देखोगे कि 2025-26 में आप हमेशा एई देखोगे ब्रैकेट में, यानी कि एडवांस्ड एस्टिमेट देखोगे। क्लियर? तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इस साल का है, तो यही कारण है ये एक ऐसा ईयर होगा जिसको तो हम लोगों ने करना ही करना है। तो देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है जहां पे हमने अपनी प्रिपरेशन को बांधना होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इससे पिछला साल, दैट इज 2024-25। क्लियर? दैट इज योर 2024-25, जहां पे हम लोगों को प्रोविजनल एस्टिमेट्स या रिवाइज एस्टिमेट्स देखने को मिलते हैं कि जब पूरा साल खत्म हो गया, हो सकता है क्वार्टर में हमने अच्छी परफॉर्मेंस की हो, खराब परफॉर्मेंस की हो, तो परसेंटेज जो है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। तो मिनिमम आपने ये 2 साल तो करने हैं, यानी कि 24-25 एंड 25-26। थोड़ा सा अगर आप पीछे भी चले जाओगे तब भी ठीक है, 23-24, तो मैक्सिमम 3 साल तक जाना है। मिनिमम जो है वो आपने इन 2 ईयर्स के ऊपर जो है वो मेन फोकस करना है। हालांकि कुछ ऐसे परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट्स होंगे, क्योंकि बीच में कोविड टाइम पीरियड भी रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा उस वाले जो डायमेंशन है उसके ऊपर भी जरूर फोकस डालेंगे। लेकिन हम लोगों ने मेजोरिटी ऑफ केसेस में कोशिश करने की एटलीस्ट 25-26, 24-25 इन 2 सालों की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। क्लियर? तो सबसे पहले तो देखो, यहां पे आप लोग क्या देख लोगे, या तो यहां पे एफआर देखोगे, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट, सेकंड रिवाइज एस्टिमेट। क्लियर? या पीई देखोगे, यानी कि प्रोविजनल एस्टिमेट्स। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो मल्टीपल रिवीजन्स रहते हैं, तो डाटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पुराने सर्वेज में डाटा में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, इस साल सेम ईयर में चेंजेस हो सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, पिछले साल हो सकता है वो एडवांस एस्टिमेट हो, इस साल जो है वो रिवाइज्ड हो या प्रोविजनल एस्टिमेट हो। क्लियर होगी बात यहां पे? तो यानी कि जब हम लोग ओवरऑल इकोनॉमी को देखोगे, जिसमें हम लोग वर्ल्ड, इंडियन एंड एचपी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे जीडीपी की परफॉर्मेंस कैसी है, जीडीपी करंट के ऊपर देखेंगे, जीडीपी कांस्टेंट के ऊपर देखेंगे। कांस्टेंट को हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। क्लियर? सिमिलरली जो है वो हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक देश है, कोई भी एक राज्य है, क्लियर, उसकी पर कैपिटल इनकम क्या है, क्योंकि वहां से आइडिया लगता है कि ठीक है कि लोग जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड वो किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, और क्या जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किस तरह से जो वो लोगों की जिंदगी को इंपैक्ट कर सकता है। तो पर कैपिटल इनकम जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा जहां पे हम लोग इंडियन इकोनॉमी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के साथ कंपेयर करेंगे। चौथा हिस्सा रहेगा जहां पे जो जीडीपी के आगे सेक्टर्स हैं, क्लियर, जीडीपी के आगे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग असेस करेंगे। और साथ में जब रियल वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होती है तो उसके लिए हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए को भी देखते हैं। तो जीवीए भी जिस तरह से जीडीपी, करंट एंड कांस्टेंट के ऊपर निकाला जाता है, वैसे ही ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, यानी कि हर एक जगह के ऊपर कितनी वैल्यू ऐड की गई है, उसको भी हम लोग यहां पे, उस डाटा को भी हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर होगी बात यहां पे? तो मोटा मोटा 4-5 चीजें जो है वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। जो सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा वहां पे पूरे का पूरा जो फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी के ऊपर रहेगा। तो यही कारण है जो फर्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा तो मैं वर्ल्ड एंड इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करूंगा, उसके बाद डाटा मैंने दिया हुआ है आपको, उसके बाद में सेकंड चैप्टर के ऊपर मूव कर जाऊंगा जहां पे हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी के जो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो आप ऐसा मानिए कि जो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली यहां पे कवर हो जाएगी। हालांकि जब हमारा ये लेक्चर खत्म हो रहा होगा तो एंड में जाके जो मैंने छोड़ा हुआ पोर्शन होगा उसको भी एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि कोई चीज अगर रह भी जाए या आप लोग उसको पढ़ भी रहे हो तब भी आप लोगों को जो वो ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े।
क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का एक जर्नल सा ओवरव्यू क्या है, और उसके साथ साथ एक चीज हम लोगों ने समझ ली कि हम लोगों ने यहां पे देख लिया कि हम लोग किन किन चीजों के ऊपर जो वो फोकस करेंगे। अब देखिए, जब हम लोग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी भी दो तरह से कैलकुलेट की जाती है। दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको दो तरह से असेस करते हैं, या दुनिया की जो इकोनॉमीज है उनको दो तरीके से देखा जाता है। एक भी देखा जाता है जीडीपी, परचेजिंग पावर पे, एट पीपीपी, और दूसरा देखा जाता है जीडीपी एट नॉमिनल रेट। तो नॉमिनल रेट में क्या होता है, वहां पे जो डॉलर की वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें जीडीपी को जो वो कन्वर्ट कर दिया जाता है और देखा जाता है कि आपके देश की जो जीडीपी है वो कितने यूएस डॉलर की है। जैसे इंडिया की 4.1 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बनती है, क्लियर। यूएसए की 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो इस तरह से जो वो नॉमिनल रेट जो है वो बेसिकली जब ग्लोबल कंपैरिजन किया जाता है तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो हमारे पास जो डाटा होगा वो जीडीपी एट नॉमिनल रेट के ऊपर होगा। जीडीपी एट पीपीपी जो है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, वहां पे देखा जाता है कि हर एक इकोनॉमी की परचेजिंग पावर में वेरिएशन होती है। यहाँ पे जो चीज हो सकता है 100 रुपए की मिले, यूएसए में हो सकता है डॉलर में $3 की मिल रही है और वहां पे वो चीज 300 रुपीज की मिल रही हो, क्लियर। तो इस तरह से जो वो देखा जाता है कि कोई भी एक वस्तु है, एक बास्केट बनती है, उसको देखा जाता है कि ये चीज यहाँ पे कितने की मिल रही है, वहां की कितने की मिल रही है, फिर हम लोग उसके बेसिस के ऊपर जो वो डॉलर की कीमत तय करते हैं, जो नॉर्मली 1/3 1/4 होती है, क्लियर। तो यही कारण है कि जब हम लोग जीडीपी एट पीपीपी निकालते हैं तो वहां पे आप ऐसा मानिए कि अगर हम 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए, तो 16 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी जीडीपी एट पीपीपी बनती है। और जीडीपी एट पीपीपी में जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए है, इंडिया तीसरे पे है। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की, वो किस पे दी गई है, जीडीपी एट नॉमिनल रेट में, क्लियर। तो जीडीपी एट नॉमिनल की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे सबसे पहले यूएसए है, देन चाइना है, क्लियर। उसके बाद जो जर्मनी है, चौथे नंबर पे इंडिया है। इंडिया पहले 5वें नंबर पे होता था जापान को पीछे करके, अब इंडिया जो है वो 4th नंबर पे आया है। तो इस टाइम पे इंडिया चौथे पे, और बहुत जल्दी, जितना हमारे और जर्मनी के बीच में गैप है, तो बहुत जल्दी हम लोग जो वो 3rd नंबर पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से जो है हम लोग अलग अलग कंपैरिजन यहां पे करेंगे। तो चलिए एक एक करके जो हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए वापिस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग ग्लोबल, अब समझ आ गया कि जब हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की कंपैरिजन की बात करेंगे तो उसमें किस जीडीपी की बात हो रही होगी, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब हम लोग ग्लोबल जीडीपी की बात करेंगे तो ग्लोबल जीडीपी की सबसे पहले एस्टिमेशन देख लेते हैं। तो ऐसा माना गया है कि 2026 में जो ग्लोबल जीडीपी है वो 3.3% से ग्रो करेगी, क्लियर। अब ये चल रहा है 3.3% की जो है वो प्रोजेक्शन है। 2027 की जो प्रोजेक्शन है दैट इज 3.2%। तो ये सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे 26 में कितनी परसेंट है एंड 27 में कितना है, क्लियर। तो यहां पे ग्लोबल इकोनॉमी 3% के आसपास ग्रो कर रही है, जहां पे इस साल से अगले साल यानी कि 26 से 27 की जो प्रोजेक्शन है वो 0.1% कम है। तो सबसे पहला जो फैक्ट है ये इसके ऊपर जो आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमीज किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो देखिए एक अच्छी चीज क्या है कि यहां पे जो डाटा दिया गया है वो 2025, 2026 एंड 2027 का दिया गया है। तो 26 27 में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब वो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कितना परसेंट ग्रो कर रही है वो 2 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने फोकस करना है। लेकिन सबसे पहले ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी और चीज मैं ऐड कर देता हूं। देखिए, जब भी ग्लोबल इकोनॉमी की प्रोजेक्शंस आती हैं तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं या सर्वे के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है वो किसके ऊपर आधारित है, ये आधारित है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन देता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो इसको रिलीज किया जाता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, देखिए सर्वे के अंदर हर साल काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं। इस साल भी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब गलत नहीं होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी भी होता है। जैसे लैक ऑफ क्लैरिटी में यहां पे इसी के अंदर थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूं, क्लियर। देखिए, जैसे मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करूं तो यहां पे लिखा है जनवरी 2026, क्लियर। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके बेसिस के ऊपर ये परसेंटेज हम लोगों को दी गई है। और ग्लोबल इकोनॉमीज की जो परफॉर्मेंस है कि इंडिया कितना करेगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, चाइना कितना करेगा, यूएसए कितना करेगा, वो भी जनवरी 2026 तक का डाटा है। लेकिन होता क्या है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जब
अपना प्रोजेक्शंस रिलीज करता है तो वो अलग अलग समय पे करता है, जैसे अप्रैल में करेगा, अक्टूबर में करेगा, तो उसमें वेरिएशंस होती है, ठीक है। जैसे इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम लोगों को डाटा में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि वो डाटा किस तरह का है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया सब लोगों को, वर्ल्ड इकोनॉमी 3.3, 3.2, इंडिया इज द बेस्ट या इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन कौन सी ईयर में, 25, 26, 27। अब हम देखते हैं कि बाकी देश कितने हैं और इंडिया कितना परसेंट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये डाटा आप लोग सारे के सारे जो है याद रखेंगे। देखिए यहां पे 2025 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है दैट इज 7.3%, ये याद रखना है। 2026 में इंडिया की ग्रोथ है 6.4%। अब यहीं पे ही लिखा हुआ है, इसी में एक लाइन लिखी है बीच में, इसी डायग्राम के नीचे इसी में एक लाइन लिखी हुई है कि इंडिया की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ एस्टिमेशन है दैट इज 6.3%। अब वो गलत नहीं है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने बोला है, लेकिन उसने 2025 में बोला है जब उसकी अप्रैल की रिपोर्ट आई हुई, ठीक है। तो आपने इसी को ही थोड़ा सा जो है वो सही मानना है, क्योंकि प्रोजेक्शंस में वेरिएशंस रहती हैं, चेंजेस रहते हैं, क्लियर। तो अगर वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन लगेगी भी किसी को तो होपफुली आप लोगों को यहां पे क्लैरिटी हो जाएगी, क्लियर। 2027 में भी इंडिया का कितना है, 6.4 है। तो ये याद रखना हमारे लिए आसान है कि देखिए 26 और 27 में सेम है, दैट इज 6.4%, और जो 25 था उसमें 7.3% था। अगर हम लोग एक आइडिया ले तो हमारे यहाँ पे 25 में ज्यादा जो है वो हमने जीडीपी ग्रोथ की हुई है, और 26 और 27 में जो हम लोगों को थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है, दैट इज चाइना। चाइना इज 5% 2025, 2026 में 4.5, इसी में लिखा है 4.0, वो समझ आना आप लोग की उसका मतलब क्या है। चाइना 2027 में 4.0, यूएसए 2025 2.1%, 2026 2.4%, 2027 2%। तो यूएसए का एस्टिमेशन जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इज एस्टिमेशन देन एग्जैक्टनेस, क्लियर। तो एस्टिमेशन इज 2 के आसपास है, चाइना का 4 के आसपास है, इंडिया का 6 के आसपास है, अगर मैं 26 और 27 की स्पेसिफिकली बात करूं। फिर हम लोग एग्जैक्टनेस के ऊपर जाएंगे, क्लियर हो गई बात यहां पे, डन। इसके साथ साथ जो है वो आप यूके, जापान, कनाडा, रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास नहीं है, तो आप इसको भी एक बार फोकस कर सकते हो। एटलीस्ट आपको पहले 3 जो है इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहां से हम लोगों ने जो कहा कि 25, 26, 27 में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2026, क्लियर। तो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं, यहां से होपफुली आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके ऊपर पहला प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा प्रोजेक्शन ये आ गया, पहला आ गया कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, दूसरा आ गया उस वर्ल्ड वाइड में जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं वो कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, जिसमें इंडिया जो है वो मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाएगा कि जो 25 साल है, 25 ईयर्स हैं, अगर हम उनकी एवरेज निकालें, जैसे है ना, देखो यहां पे भी 25 में 7.3 है, 26 में 6.4 है, 27 में है ना 6.4 है। तो अगर हम लोग एवरेज निकालें, कभी 8% होगा, कभी 6 होगा, कभी 5 होगा, तो 25 ईयर्स में, जिससे हमें एक बड़ा ब्रॉड पिक्चर पता चलेगी कि रियलिटी में कौन सा देश जो है वो अच्छी तरह से ग्रो किया है। तो लास्ट 25 ईयर्स का डाटा भी हमें दिया गया है, वहां पे चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब ये कैसे है ये देखिए, एवरेज एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ 2000 से लेके 2025 के बीच में चाइना 8% की ग्रोथ है, इंडिया की एवरेज 6.4 है। तो यहां पे अच्छी चीज क्या है कि हम लोग सेकंड फास्टेस्ट हैं, लेकिन चाइना जो है वो 25 सालों में 8% से चाइना ने ग्रो किया है। तीसरे नंबर पे रशिया है, चौथे नंबर पे यूएसए है। तो एटलीस्ट हम लोग जो है वो 25 ईयर्स का जो मिनिमम, ये जो 4 परफॉर्मिंग कंट्रीज है इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, तो एक चीज क्या है कि नेगेटिव में कोई भी ग्रो नहीं किया है। बीच बीच में जब हम लोग ईयरली डाटा देखते हैं तो वहां पे जापान जैसे स्पेसिफिकली हम लोगों को नेगेटिव में ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहां से थोड़ा सा देख लीजिए, जापान और इटली जो है वो लेस देन 1% पे है, जर्मनी जो है वो 1 है, क्लियर, फ्रांस 1.2, यूके 1.5, क्लियर, कनाडा जो है वो 1.9। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो ना, जैसे हम लोग वो करते हैं ना कि जैसे इसको मेमोराइज कैसे कर सकते हो, इटली लोएस्ट है, जापान सेकंड है, ठीक है। ये सबसे नीचे से ऊपर वाला इनमें जो टॉप हमारी कंट्रीज इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो देखिए जैसे जर्मनी 1.0, इसमें प्लस 0.2 ऐड कर दो, दैट इज फ्रांस 1.3, फिर 0.3 ऐड कर दो 1.5, फिर 0.4 ऐड कर दो 1.9। ऐसा नहीं है कि कोई ये लॉजिकल है, लेकिन ये इस डाटा को देख के अगर हम लोगों को मेमोराइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि 0.2, 0.3, 0.4 का इजाफा है इन 4 कंट्रीज के अंदर, क्लियर।
तो इस तरह से जो हम लोगों ने यहां पे तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे। हम लोगों ने देखा वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रहा है, जल्दी से रिवाइज करिए। वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमी 3.3% फॉर 26 एंड -1.1% कर देना है 3.2%। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्लियर? 3.2% जो है दैट इज फॉर 27। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लास्ट ईयर्स में दैट इज 25, 26 एंड 27 कौन है? इंडिया है, जहां पे हमने ऑब्जर्व किया 26 एंड 27 में एस्टिमेशन सेम है, देयर इज द पॉसिबिलिटी की चेंज हो, 6.4 है। उससे पहले हम लोगों ने 7.3 किया था। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे यूएसए, क्लियर? 3 में तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद देखिए वेरिएशन है ना, देखिए जैसे 25 में चौथे नंबर पे यूएसए है, 26 में कनाडा है, 27 में कनाडा है, क्लियर? उसके साथ 25 में फिफ्थ प्लेस पे जापान है, 26 में फिफ्थ प्लेस पे यूके है, 27 में फिफ्थ प्लेस पे जर्मनी है, क्लियर? तो ये जो है थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, तो आई थिंक इन दो को भी एटलीस्ट, इन तीन को जो है वो थोड़ा सा आप अपने ऑब्जर्वेशन पैटर्न के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेना, क्योंकि यहां पे थोड़ी वेरिएशन है। टॉप 3 तो हम लोगों का यहां पे भी क्लियर है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो 25 साल है उसमें किसने कितनी ग्रो किया है, तो वहां पे हमने देखा चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज रशिया, फोर्थ इज यूएसए। तो यहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, वो यूएसए को तीसरा मान सकते हैं क्योंकि वहां पे यूएसए तीसरे नंबर पे था, लेकिन एवरेज ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें दैट इज रशिया इज द थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी आफ्टर इंडिया, आफ्टर चाइना एंड इंडिया। क्लियर है यहां पे बात? तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है हम लोगों ने यहां से पिक कर ली। तो ये जो डाटा सारा दिया गया है ये वही है कि कौन सा 25 ईयर्स का है। यूएसए के इकोनॉमिक साइज की अगर हम लोग बात करें दैट इज $30.6 ट्रिलियन, क्लियर? इसके साथ साथ जो वो इंडिया इमर्जिंग फास्टर डिस्पाइट लोअर रेंज टर्म एवरेज, इसके साथ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2025, 26 एंड 27। ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे वाले जो चार्ट्स हैं वहां से हम लोगों को क्लियर हो रही है, क्लियर? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर, जहां पे हम लोग इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे एक ऐसे ऑब्जेक्टिव की जहां पे हम लोगों ने विकसित भारत का सपना देखा। हम लोगों ने कहा कि 2027 तक आते आते हम लोग विकसित भारत बनेंगे। अब विकसित भारत को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो उसको कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी में, अभी हम लोग लो मिडिल इनकम में है, हम लोग अपने आप को हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी में परिवर्तित कर देंगे। $4,000 से लेके आई थिंक 14 या 12 या 14,000 डॉलर, एग्जैक्टली तो नहीं मेरे को याद आ रहा है, लेकिन हाँ हमारी जो आमदन है वो इतने तक पहुंच जाएगी, पर कैपिटल इनकम यहां तक पहुंच जाएगी। और हमने टारगेट कब का रखा है? दैट इज 2047। तो सबसे पहले ये वाला ईयर जो है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे ना जो फर्स्ट चैप्टर है यहां पे 2-3 इंडेक्सेस की बात की गई है, हालांकि ये हम लोगों को बाद में भी इकोनॉमिक सर्वे में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने यहां पे इसको करना है तो कर लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि यहां पे दिया गया है। बाकी डिटेलिंग में जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, तो यहां पे ये वाला डाटा जो है हम लोगों को फिर से रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां पे बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात हुई, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग किसी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस एंड इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, और वही 2 जानकारी जो है वो हम लोगों को इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड यहां पे दी गई। यहां पे बात की गई 2 इंडेक्सेस की या 2 पैरामीटर्स की, जिनमें सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज आईआईपी, क्लियर? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंसेस, जहां पे इंडस्ट्रीज को 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिनमें माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है एंड कैपिटल गुड्स या मशीनरी वगैरह है, क्लियर? तो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में इसमें विभाजित किया जाता है। तो यहां पे देखा गया कि जो आईआईपी है उसमें ये जो 3 कैटेगरीज है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो किस तरह से परफॉर्म कर रही है? अब देखो ये अब कैसे याद रखोगे? ये 3 साल का डाटा है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो 3 साल का डाटा है, तो जो लेटेस्ट डाटा है ये लेटेस्ट है, मतलब ये है 2025-26 का। ये कब का है? 24-25 का। ये कब का है? 23-24 का। तो सिमिलरली हर जगह है। तो माइनिंग में जो हमारा परफॉर्मेंस है 7.5, फिर कम हुआ 3.4, फिर और कम हो गया दैट इज -0.9। तो माइनिंग में हम लोगों को पिछले 3 सालों में कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें जो मेन हिस्सा है इस इंडेक्स का, 5.5, 4.1 डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर से रिवाइव किया दैट इज 4.4। तो ये ऑब्जर्वेशन, देन आइडिया, देन एग्जैक्टनेस।
कैपिटल गुड्स 6.2 डिक्लाइन हुआ 4.4, लेकिन फिर से रीइमर्ज हुआ दैट इज 7.3। तो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स में 2025-26 में जो परफॉर्मेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स की जो हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिली, लेकिन जो माइनिंग है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। तो पहली इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पे ये याद रख सकते हैं, इसमें मेन फोकस हम लोग इनके ऊपर कर सकते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, पहले नंबर पे कैपिटल गुड्स, दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग, और ऑब्वियस बात है माइनिंग नेगेटिव में है तो उसको याद रखना हमें आसान है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैच द फॉलोइंग है कि परफॉर्मेंस कैसी आईआईपी के अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और आपको मैच करने को दिया जाए। तो मैच करने में अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि माइनिंग नेगेटिव में, तो माइनिंग को हम लोग इमीडिएटली मैच कर देंगे। हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि कैपिटल गुड जो है दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर 2025-26, तो चाहे डाटा मेरे को ना भी पता हो, एग्जैक्टली ना भी पता हो, तब भी मैं उसको जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जैक्टली पूछा जाता है कि 0.9 है, 2.4.4 है, 4.1 है, वहां पे आप लोगों को एग्जैक्टली डाटा याद रखना पड़ता है। तो तभी मैं कह रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से आप 90% तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, आईआईपी क्लियर हो गया सबको। दूसरा डाटा यहां पे दिया गया है इन्फ्लेशन का। तो जब हम लोग इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो इन्फ्लेशन दो तरह की है, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस पर काफी डिटेलिंग में इन्फ्लेशन वाला चैप्टर जो इन्होंने कवर किया हुआ है। सेकंड इज डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई में हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर को कोई चीज कितनी महंगी पड़ रही है, आज 100 रुपए की है, कल को 110 की पड़ रही है, तो 10% हो गया। डब्ल्यूपीआई में हम लोग देखते हैं कि जो होलसेलर है उसको चीज कितनी महंगी पड़ रही है। डब्ल्यूपीआई में मेनली गुड्स डब्ल्यूपीआई में गुड्स कवर होती है, जो सीपीआई होता है उसमें सर्विसेज एंड गुड्स दोनों कवर होती हैं। क्लियर, जब हम लोग डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं तो डब्ल्यूपीआई को भी दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। क्लियर, दो हिस्सों में इसको विभाजित कर दिया जाता है। एक जो है वो डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग का देखा जाता है, एक सिर्फ फूड आइटम्स का देखा जाता है। तो यहां पे डब्ल्यूपीआई फूड आइटम्स और मैन्युफैक्चरिंग का सेग्रीगेट करके डाटा जो है हम लोगों को दिया गया है। तो अगर हम लोग इन्फ्लेशन ट्रेंड की बात करें तो सीपीआई देखिए, अब ईयर आपको क्लियर हो रहे होंगे, जो लेटेस्ट है दैट इज 25-26। तो क्या है 1.8, 4.9, 5.4। तो सीपीआई में हमें कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूपीआई फूड की अगर हम बात करें 6.6, 8.5, -4.0, तो डिफ्लेशन यानी कि नेगेटिव में जो है वो हम लोगों को डब्ल्यूपीआई फूड की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर हम लोग डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहां पे आई थिंक मैंने, हाँ यस, ये टेबल है। तो डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो माइनस से शुरू होगा, -1.7, 1.2, 2.1। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों को जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्लियर होगी बात यहां पे। तो फिर से इन दोनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो आईआईपी है उसमें माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, कैपिटल गुड्स है। तो माइनिंग में हम लोगों ने क्या देखा, माइनिंग में कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है। तो देखो माइनिंग ये है, देखो कैसे डिक्लाइन जा रहा है, कहां तक चला गया, -0.9 तक चला गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा डिक्लाइन हुआ, फिर हम लोगों को राइज होता हुआ देखने को मिला। कैपिटल गुड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल गुड्स में भी डिक्लाइन हुआ, फिर हम लोगों को राइज होता हुआ देखने को मिला। क्लियर, तो ये सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन है, सारे का सारा जो डाटा है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। आई थिंक यहां पे एक छोटी सी करेक्शन मैं करना चाहूंगा, एक बार इसको मैं, एक करेक्शन है छोटी सी, एक करेक्शन है यहां पे ये वाली, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ओके सही है। मैं करेक्शन नहीं है, शायद मैंने बीच में जो है वो कुछ बोला होगा कि 4.4, 4.3 के साथ मैं इसको कंपेयर कर रहा था। तो ये 7.3, 4.4, 0.9, तो ऑब्जर्वेशन जो थी वो बिल्कुल सही थी। क्लियर, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, वही डाटा है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हाँ मैं आई थिंक इसको कंपेयर कर रहा था, होपफुली अब क्लैरिटी होगी। 7.3, 4.4 -0.9 अगर हम लोग लेटेस्ट परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। तो आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड जो डाटा है वो हम लोगों के पास क्या है, होपफुली आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ जो वो छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है जिनको हम लोग थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर दो तरह से विभाजित किया जाता है। एक प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, यानी मैं, आप, हम सब लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, दूसरा गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। तो यहां पे है कि खर्चे में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, खर्चे में किसका ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग इसको दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज पीएफसीई। अगर हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि मेरा और आपके खर्चे की बात करेंगे तो उसमें है 7.0% का इंक्रीज। अगर हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें कितना है, 5.2%। तो इसका मतलब है कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है दैट इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर, दैट इज ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स आप सब लोगों के सामने है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, देखिए जो दूसरा चैप्टर है उसमें सारा डाटा फिर से आएगा, सारे का सारा डाटा जो वो दूसरे चैप्टर में
फिर से आएगा, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश के साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो हर एक एस्पेक्ट में होगा, वो जीडीपी एट करंट प्राइसेस के ऊपर होगा, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर होगा, वो परसेंटेज ग्रोथ पे होगा, वो पर कैपिटा इनकम के ऊपर होगा। तो एक बार जल्दी से यहां पे देखते हैं, फिर मैं दूसरे चैप्टर पे आपको मूव करता हूं। क्लियर? देखिए, सबसे पहला रियल जीडीपी बताई गई है 25-26 की। तो रियल जीडीपी 25-26 कितना है? 201.90 लाख करोड़। इससे पिछले साल की कितनी है? 187.97 लाख करोड़। तो ग्रोथ कितनी ऑब्जर्व की है? दैट इज 7.4%। सबसे पहले आप लोगों ने अपने ध्यान में इसको डाल लेना है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो कितना है? ऑब्वियस बात है, करंट प्राइसेस के ऊपर ज्यादा रहती है, 357.14 लाख करोड़। पिछले साल 330.68 लाख करोड़। कितने परसेंट की ग्रोथ है? 8% की। तो अगर आप लोगों से ग्रोथ मेन पूछा जाता है, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर पूछा जाएगा, रियल जीडीपी पूछी जाएगी दैट इज 7.4%, नॉमिनल पूछी जाएगी दैट इज 8.0%। आइडिया लेना है 24-25 में 200 के आसपास है, नॉमिनल जो है वो 300-350 के आसपास है। एग्जैक्टली डाटा आप सब लोगों के सामने है। तो पहली चीज ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कि किस किस का जो वो कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी ध्यान रखो। 25-26 की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 18.4%, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25.3%, टर्शरी सेक्टर का 56.4%। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सालों का याद रखोगे आप। 24-25 19.7 19.7%, सेकेंडरी 25.3%, टर्शरी 54.9%। तो क्या है? 24-25 के मुकाबले टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, जो कि हम लोग एक पैटर्न बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर सेम है, प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है। क्लियर? प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू 24-25। डन? ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलो बार बार आएगा। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ध्यान रखना है। मेनली हिमाचल के ऊपर हम लोगों से सवाल पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इंडिया के जो परसेंटेज उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखोगे। अगर किसी को डाटा पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो यही डाटा जो है वही आ जाएगा 25-26 का। तो आउटर सर्कल जो है बाहर वाला वो 25-26 के लिए है, और इनर सर्कल जो है वो किसके लिए है? 24-25 के लिए। क्लियर हो गई बात यहां पे? चलिए, तो ये सेक्टोरल एनालिसिस आ गई। इसके बाद देखते हैं हमारे यहां पे एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेंड। ये इंडियन इकोनॉमी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हुआ है या डिक्लाइन हुआ है, और इंपोर्ट के साथ क्या है। तो देखिए 24-25 की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट हमने 8.4% इंक्रीज किया था। 25-26 की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट 9.5% हुआ, यानी कि हम लोगों ने यहां पे इंक्रीमेंट जो है वो ऑब्जर्व किया। इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 11.2% 24-25, और जो हमारा 25-26 है वहां पे इंपोर्ट में हम लोगों ने परसेंटेज वाइज डिक्लाइन, नंबर तो बढ़ ही रहा है क्योंकि 9% पे प्लस ही है। क्लियर? लेकिन जो परसेंटेज ग्रोथ थी 23-24 के मुकाबले 24-25 में, वो 11.2% हमने ज्यादा इंपोर्ट किया था। इस साल हमने इस साल के मुकाबले 9% ही जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व की। तो ये दोनों डाटा जो है आप लोग यहां पे मेमोराइज कर लोगे। अब देखिए, अब हम लोग जो है वो बात करेंगे सेक्टर वाइज ग्रोथ। क्लियर? तो अभी हमने देखा सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की, प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है। अब लोग देखेंगे सेक्टर वाइज ग्रोथ कितनी है, यानी कि अगर मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर ने पहले 100 रुपया कमाया है तो इस साल कितने परसेंट वो बढ़ा है। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, सिमिलरली टर्शरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। क्लियर? तो जब हम लोग सेक्टोरल एनालिसिस की बात करेंगे तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा 7.4% किसका है। ये 7.4% जो है वो किसका है? जीडीपी रियल है या नॉमिनल है? अभी हमने देखा इंडिया की दिस इज रियल जीडीपी। कौन से ईयर के लिए? दैट इज फॉर 25-26। पिछले साल कितनी थी? 6.5%। ये दूसरा डाटा आपने याद रखना है। तो दो इंफॉर्मेशन इंडिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 7.4%, दूसरा 6.5%। 7.4% फॉर दिस ईयर यानी 25-26 एंड 6.5% फॉर लास्ट ईयर दैट इज 24-25। क्लियर? तो अभी मैं बहुत पीछे नहीं लेके जा रहा हूं, आप लोगों को लेके जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी तक जो है वो आप अपने आप को 2 से 3 साल के बीच में ही कन्फाइन रखिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेक्टोरल ग्रोथ कितनी है, कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने कितना है, सबसे कम प्राइमरी का है, देन सेकेंडरी, सबसे ज्यादा टर्शरी। अब हम लोग देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो कितनी है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ है 25-26 में वो है 2.7% की, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ है 6.6% की, टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ है 9.1% की। तो यहां से आप आइडिया ले लीजिए कि 2 है, 6 है और 9 है, अगर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें। अगर हम लोग इसी परसेंटेज ग्रोथ को, तो देखिए यहां पे तो यही याद रखिए, अगर हमने इसी परसेंटेज ग्रोथ को लास्ट ईयर के साथ, क्योंकि देखिए जो पेपर पैटर्न ऑब्जर्व किया गया वो 2 साल तो कभी भी कर लेते हैं लोग। क्लियर? तो यही 2 साल पे हम थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे।
वैसे 3 तक लेके जाएं तो बेटर है। तो देखिए 24-25 में 4.4% थी, तो इसका मतलब क्या है 24-25 के मुकाबले 25-26 में प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया। 24-25 में सेकेंडरी सेक्टर 6.1% था, इस बार कितना है 6.6% है, मतलब इजाफा जो वो ऑब्जर्व किया गया। 24-25 में 7.2% था टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ, जो इस बार बढ़ के 9.1% होगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या ऑब्जर्व किया हमने, प्राइमरी सेक्टर में जो परसेंटेज ग्रोथ है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। पहले 4 थी, अब लगभग आधी हो गई है, मतलब 4.4 थी, ऑलमोस्ट आधी, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, तो 2.7 हो गया। सिमिलरली 6 सेकेंडरी में सेम ही रहा, थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन नंबर वही रहा, तो यानी कि 6 अगर हमने नंबर याद रखा 6.1 से 6.6 हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा हुआ है +2 का, मतलब 7.2 से 9.1। देखिए अगेन डाटा याद रखना TDS टास्क होता है, क्लियर, लेकिन तो हम लोग एग्जैक्टनेस के ऊपर बाद में, पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो अपना ध्यान केंद्रित करें। क्लियर होगी बात यहां पे? डन। चलिए, तो ये तो आ गया कि जीडीपी में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ पैटर्न है वो किस तरह का है। अब हम लोग बात करेंगे जीबीए की, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब हम लोग जीबीए की बात करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करेंगे। तो जीबीए के अंदर जो है वो कितनी वैल्यू किस किस सेक्टर ने ऐड की है। तो देखो, सबसे पहले जीबीए भी कौन सा है, बेसिक प्राइसेस के ऊपर, यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है, जिसका बेस ईयर 2011-12 है। तो जीबीए के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग मेनली यहां पे सर्वे के अंदर कवर किए गए। देखिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जो जीबीए के अंदर हम लोग ने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, वो देखिए। तो देखो यहां पे ये डाटा जो है वो कब का है, 2025-26 का है। तो क्या लिखा है, एडवांस एस्टिमेट, ये प्रोविजनल एस्टिमेट्स, ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स, क्लियर, फिर सेकंड भी हो सकता है, क्लियर। तो देखिए, जब हम लोग 25-26 की बात करेंगे तो यहां पे अलग अलग सेक्टर्स हैं जीबीए के, जिनके बारे में हमें क्लैरिटी है। अब किसमें कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो दो हमारे हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है, क्लियर, वो कौन कौन से हैं। ये हमारा आ गया, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 9.9% है, और दूसरा है 9.9% में, दैट इज कंस्ट्रक्शन है। यहां पे थोड़ा सा कलर यहां पे मैंने मेंशन किया है, दैट इज फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, सॉरी, दैट इज फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट। ये आ जाएगा फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, ये आ जाएगा आप लोगों का दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ ऑब्जर्व किया, और डाटा याद रखना मुश्किल नहीं है, दैट इज 9.9%। सबसे कम ग्रोथ रेट जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, दैट इज 2.1%। दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम लोगों की जो ग्रोथ है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड इसके साथ जो है वो ग्रीन है मैन्युफैक्चरिंग 7.0 और 7.0। क्लियर होगी बात यहां पे। एक है जहां पे हमने नेगेटिव ग्रोथ ऑब्जर्व की है, दैट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग, वो आपको आईआईएसपी से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो यहां पे हमने नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की है, दैट इज -0.7%। क्लियर। तो इस तरह से जीबीए में जो अलग अलग जीबीए के सेक्टर्स हैं उनमें हम लोगों ने कितना कितना परसेंट जो ग्रोथ किया है वो होपफुली आप लोगों को यहां पे क्लियर हो गया। तो हम लोग यहां पे 2025-26 का जो डाटा है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्लियर है यहां पे सब लोगों को बात? डन। चलिए, अब ये वाले इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूं। डन, इसको लास्ट में कवर कराता हूं क्योंकि ये अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो अपना फोकस करना शुरू कर देंगे। क्लियर। या एक काम करते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, फिर मैं फर्स्ट चैप्टर पे आपको लेके आता हूं। क्लियर, क्योंकि वहां से हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में काफी जानकारी जो है हम लोगों की कॉमन है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि हर चैप्टर के एंड में कुछ इश्यूज एंड सॉल्यूशंस की बात की गई है, तो वो मैं और लास्ट में कवर करूंगा जरूर उसको, ताकि हर तरह का जो एस्पिरेंट है उसको इसका जो फायदा है वो मिले। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके दो हिस्से हम लोगों ने कवर कर लिए, तीसरा हिस्सा हिमाचल वाला है। तो मैंने बताया पहले हम सेकंड चैप्टर करेंगे, फिर मैं उस हिस्से के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी की बात की गई।
अब हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे भी जो हम लोगों का ध्यान है वो दो तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर रहेगा। और एक अच्छी चीज है, यहाँ पे हिमाचल की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी के साथ भी कंपेयर किया गया, तो जो इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने फैक्ट्स कवर किए वो फिर से रिवाइज होंगे, तो हम लोग बार बार चीजों को करेंगे तो होपफुली रिटेन होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में आज ये सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, अब जैसे स्टेट आता है तो जीएसडीपी बोल देते हैं हम लोग उसको। क्लियर? तो जो स्टेट की जीडीपी है दैट इज जीएसडीपी। तो जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉमिनल जीएसडीपी, तो समझ आ गया नॉमिनल की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, करंट प्राइसेस है। तो नॉमिनल जीएसडीपी कितनी है हमारी, दैट इज 253.886 करोड़। क्लियर? 253 या 2,53,886 करोड़ रुपीस। और यहां पे जो हम लोगों ने ग्रोथ ऑब्जर्व की है वो कितनी ऑब्जर्व की है, दैट इज 10.1%। क्लियर? रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस की सेम ईयर में अगर हम लोग बात करें 1,56,681 करोड़, और कितने परसेंट ग्रोथ ऑब्जर्व की है, दैट इज 8.3%। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर इसमें हमें याद रखना है तो हमें परसेंटेज याद रखनी है। तो नॉमिनल जीडीपी 10.1 थी, इंडिया में कितनी थी नॉमिनल, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, 8% थी। रियल जीडीपी हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 8.3% है। इंडिया की जीडीपी कितनी थी, दैट वाज 7.4%। यही थी, 7.4 ही थी। क्लियर? हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन? चलो, अगर याद है किसी को तो नीचे बताइए, मैं तो कंफर्म करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। हाँ, 7.4% ही है, ठीक बोला था मैं। क्लियर? तो 25-26 में इंडिया की जीडीपी 7.4% आ गया, हिमाचल का 8.3 आ गया। करंट प्राइसेस के ऊपर इंडिया का 8% आ गया, हिमाचल का 10.1% आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन? तो दो इंफॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई कि इसके साथ साथ जो अब हम लोग एक और फोकस करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, परसेंटेज याद रखना। एटलीस्ट 2 साल की जो परसेंटेज है उसके ऊपर ऊपर जो है हम लोग जरूर फोकस करेंगे। क्लियर? तो रियल जीएसडीपी ग्रोथ हिमाचल प्रदेश की पिछले साल के लिए यानी कि 24-25 के लिए कितनी है, 6.4% है। क्लियर? सेकंड काम हमारा होगा नंबर पे ध्यान देना। तो जब हम लोग हिमाचल की नॉमिनल जीएसडीपी की बात करेंगे तो 253 के आसपास नंबर याद रखेंगे, और यहां पे 150 के आसपास यानी कि 156 याद रखेंगे। क्लियर? एग्जैक्ट जो है दैट इज 2.5 लाख करोड़ आ जाएगा, दिस इज 1.5 लाख करोड़ आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये डाटा जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज योर पर कैपिटा इनकम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हम लोग इसको इंडिया के साथ भी कंपेयर करेंगे तो दोनों चीजें हमारी साथ साथ होनी शुरू हो जाएंगी। एक छोटा सा यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूं, जब हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम होती है वहां पे एनएनआई यानी कि नेट नेशनल इनकम जो है उसको मिड ईयर पॉपुलेशन यानी कि आपकी जो जनसंख्या है वो 1 जुलाई को कितनी है उससे डिवाइड किया जाता है। लेकिन जब हम लोग स्टेट की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो वहां पे एनएसडीपी जो है या एनडीपी जिसको हम लोग नेशनल उस पर कंपेयर करते हैं, तो एनएसडीपी जो है उसको टोटल पॉपुलेशन साइज जो है मिड ईयर में उससे डिवाइड किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो एनएसडीपी होता है उसमें डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देते हैं, लेकिन उसमें जो बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से जो मनी जनरेट होता है उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। एनएनआई में जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो स्टेट लेवल के ऊपर उसको जो डाटा है उसको थोड़ा गैदर करना जो मुश्किल होता है। यही कारण है स्टेट लेवल के ऊपर एनएसडीपी एंड नेशनल लेवल के ऊपर जब पीसीआई निकलता है तो एनएनआई के साथ जब हम लोग डिवीजन करते हैं। क्लियर? लेकिन जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग इसको पीसीआई बोलते हैं यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप सारे के सारे लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके ऊपर जब हम लोग फोकस करेंगे तो पर कैपिटा इनकम की बात करें, सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा 25-26 कितना है, 2,83,686, 2.83 लाख। पिछले साल के लिए 2.58 लाख। क्लियर? 2.5 लाख के आसपास। पीसीआई ग्रोथ हमने कितनी ऑब्जर्व की, 9.8%। तो ये सबसे पहले हम लोग इसको याद रखेंगे, 2 साल का डाटा एंड ग्रोथ हमारे पास आ गई। अब
पर कैपिटा इनकम थोड़ा अच्छी फीलिंग लेने के लिए पीछे लेके जाएंगे। 2011-12 में पर कैपिटा इनकम जो हिमाचल प्रदेश की थी वो 87,721 थी, यानी 1 लाख से कम थी। पर कैपिटा इनकम 2011-12 से लेके 25-26 तक जो इंक्रीज हुई है वो 8.7% हुई है। अगर मैं एनुअली इसकी एवरेज निकालूंगा, इसकी CAGR निकालूंगा, यानी कि कभी 6% है, कभी 7 है, कभी 9 है, जब मैं एवरेज निकालूंगा तो हर साल 2011-12 से लेकर 2025-26 के बीच में 8.7% का जो इजाफा है वो हम लोगों को लास्ट 15 सालों में देखने को मिला। यहां पे एक पैटर्न भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी सवाल बन सकता है, लेकिन डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जर्वेशन उसी के ऊपर आधारित है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों को समझ आ गया पर कैपिटा इनकम हिमाचल का कितना है, 2 सालों का परसेंटेज ग्रोथ कितनी है, 11-12 में कितना था, 15 साल में हमने कितना परसेंट ग्रो किया। अब हम लोग इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया का 25-26 25-26 यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 2,19,575, तो 2.20 के आसपास है, एग्जैक्ट 2.19 है। हिमाचल का कितना था, 2.83। तो पहला पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया कि हम लोगों का जो पर कैपिटा आय है, हम लोगों का मतलब हिमाचल प्रदेश का जो पर कैपिटा आय है दैट इज मोर देन द एवरेज ऑफ इंडिया। क्लियर, यानी हमारे देश से स्टेट का ज्यादा है, तो बेटर परफॉर्मेंस है। पीसीआई पर कैपिटा इनकम CAGR ऑफ इंडिया एनुअली एवरेज वाइज हमारे देश ने कितना ग्रो किया है, दैट इज 10%, और हमने कितना ग्रो किया है, 8.7%। तो हम लोग क्या समझे कि पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है दैट इज मोर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। बट अगर मैं एवरेज निकालूंगा पिछले 15 सालों की, तो वहां पे इंडिया की जो परसेंटेज ग्रोथ है वो ज्यादा है हिमाचल प्रदेश की परसेंटेज ग्रोथ से। क्लियर होगी बात यहां पे, डन। चलिए, तो पहली चीज हमें क्लियर हो गया, हमने नॉमिनल देख लिया, हमने पर कैपिटा देख लिया। पर कैपिटा पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे GSVA एट करंट प्राइसेस के ऊपर। क्लियर, अभी हमने कांस्टेंट प्राइसेस देखा, करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 25-26 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जो GSVA आप लोगों का आ जाएगा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, वो है 236 या 2,36,137 करोड़ रुपीस। टैक्सेस 17,749 करोड़। जीडीपी मार्केट प्राइस के ऊपर कितना आ जाएगा, दैट इज 2,53,886 करोड़, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। क्लियर, तो जीएसडीपी कितना है, जीबीए कितना है, नेट टैक्सेस कितने हैं, होपफुली यहां से चीजें जो आप लोगों को क्लियर होगी होंगी। अब देखो यहां पे ये पूरे का पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को जीएसडीपी करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है। देखिए, अगर हम लोग 25-26 की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की ये जो कलर है ये आपका कांस्टेंट प्राइसेस का, ये करंट का है। तो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर अगेन डाटा फिर से रिपीट कर रहे हैं, 25-26 में हमारी जो ग्रोथ है दैट इज 1,56,681 करोड़। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, 1.56 लाख करोड़। करंट प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे 2.53 लाख करोड़। अब मान लीजिए अगर इसी में भी कंफ्यूजन कर देंगे कि 2,53,885 और 86, तो वो तो फिर जाती हो जाएगी आप लोगों के साथ। क्लियर, लेकिन वो कर सकते हैं। कांस्टेंट प्राइसेस 2024-25 की अगर हम बात करेंगे तो कांस्टेंट प्राइसेस 1.44 लाख करोड़ और करंट प्राइसेस 2.30 लाख करोड़। सिमिलरली 2023-24 की बात करेंगे 1.35 लाख करोड़ एंड उससे पीछे 2.20 या 2.09 लाख करोड़। क्लियर, तो इन 3 सालों का डाटा जो है उसको आप लोग याद रखना। अब हम लोग परसेंटेज ग्रोथ देख लेते हैं। तो 2025-26 में करंट प्राइसेस के ऊपर जो ग्रोथ है दैट इज 10.1। करंट प्राइसेस में 2024 की ग्रोथ 10.1, तो याद रखना आसान है, लास्ट के 2 सालों में सेम है। उससे पहले 9.3। अगर मैं करंट की बात करूंगा, जो मेन है जिसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा ध्यान देना है वो ये वाला डाटा है, ये 3 साल हम ध्यान रखेंगे। 25-26 अभी हम लोगों ने देखा दैट इज 8.3%। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा 6.4% फॉर 24-25 एंड 6% फॉर 23-24। क्लियर, तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ है उसमें हम लोग इजाफा देख रहे हैं, चाहे वो करंट प्राइसेस के ऊपर है चाहे वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है। करंट प्राइसेस के ऊपर याद रखना आसान है क्योंकि 9.3, 10.1, 10.1, यहाँ पे 6.0, 6.4 एंड 8.3। ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। तो 3-3 साल को जो वो मिनिमम हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे। तो अब हमने ये दिखे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर वाला डाटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्लियर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए पर कैपिटल इनकम के ऊपर आते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं। क्लियर, अब यहां पे ध्यान रखना ये इंडिया की और हिमाचल प्रदेश की एवरेज है या हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटल इनकम का कंपैरेटिव है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। देखिए 2011-12 की अगर हम लोग बात करेंगे, 2011-12 की अगर हम लोग बात करेंगे
तो इंडिया की जो ग्रोथ है या इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था दैट इज 63,462 रुपीज एक इंसान की आमदन, और हिमाचल प्रदेश का 87,721। अगर हम लोग 2025-26 3 सालों के ऊपर आएंगे, देखो एसआर लिखा है सेकंड रिवाइज्ड, फर्स्ट रिवाइज्ड, एडवांस एस्टिमेट, क्लियर। तो 25-26 283 हिमाचल इंडिया 219 लाख या 2.19 लाख। 2024 हिमाचल 2.58 लाख, इंडिया 2.05 लाख। 2023-24 हिमाचल 2.34 लाख, इंडिया 1.88 लाख अप्रोक्सीमेटली, क्लियर। एग्जैक्ट नंबर जो है वो आप लोग यहां पे देख रहे हो। तो 3 साल हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे, यानी कि जो आमदन है हमारी पर कैपिटा इनकम है उसमें किसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है। देखिए एक चीज तो हम लोगों को क्लियर होगी कि 15 सालों में जो इंडिया की एनुअल पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी वो हिमाचल से ज्यादा है, हिमाचल की ग्रोथ कम है। एनुअल कंपैरिजन देख लेते हैं। तो 25-26 की अगर हम बात करें, 25-26 की अगर हम बात करें तो हिमाचल की या इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज 6.9% और हिमाचल की जो ग्रोथ है दैट इज 9.8%। तो पहली चीज ध्यान रखो, पहली चीज हमने क्या ध्यान रखी कि ठीक है जी 15 साल का तो बढ़िया है, लेकिन लेटेस्ट जो ईयर है यानी कि 25-26 वहां पे हिमाचल की जो परसेंटेज ग्रोथ है दैट इज मोर देन इंडियाज ग्रोथ, दैट इज इंडिया की 6.9 है, हिमाचल की जो है वो 9.8 है। उससे पीछे चलते हैं 24-25 में इंडिया की ग्रोथ जो है वो 8.7 है, हिमाचल की जो ग्रोथ है दैट इज 10.1। तो यहां पे भी हिमाचल ने ज्यादा ग्रो किया। देखिए जिनको टेबल पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी आ रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9.8 है हिमाचल और इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज 6.9, यानी कि पर कैपिटा इनकम में कमी जो है वो ऑब्जर्व की गई है। देखो ना बीच में यहां पे देखें ना, यहां पे देखो इंडिया की ग्रोथ ज्यादा है, क्लियर, यहां पे ज्यादा है, डन। तो इंडिया के बीच में जो ग्रोथ है वो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जो वो गैप पड़ा हुआ है, जिसके कारण आई थिंक परसेंटेज में थोड़ा मिसमैच है। देखो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, क्लियर। जैसे अगर 23-24 की मैं बात करूंगा तो हिमाचल की जो ग्रोथ है दैट इज 9.5 और इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज 10.7। तो यहाँ पे इंडिया ने हिमाचल को सरपास कर दिया। तो यहाँ पे पिछले 3 साल का डाटा, पिछले 3 साल का डाटा अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो पिछले 3 सालों में जो 2023-24 था वहां पे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ थी वो हिमाचल से ज्यादा थी, लेकिन इसके अलावा जो लास्ट 2 इयर्स हैं दैट इज 24-25 एंड 25-26 वहां पे जो हिमाचल की ग्रोथ है वो इंडिया से ज्यादा है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो पर कैपिटा इनकम में हमने 3 साल का देख लिया और उसके साथ साथ जो है वो 3 साल का हमने डाटा भी यहाँ पे मेंशन कर लिया, क्लियर। तो देखिए बीच बीच में ना कभी कभी पढ़ाते हुए भी, हाँ 87,751 ही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है कि मेरे को डाउट ही हो जाता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इसलिए जो है वो थोड़ा सा मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, आप लोगों ने भी ध्यान देना। अगर आपको लगेगा कुछ भी पढ़ते हुए, क्लियर, गलतियां हो सकती हैं, हालांकि हमारी कोशिश रहती है ना हो, लेकिन अगर होगी तो आप बताइए ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं और किसी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। चलिए यहाँ पे, यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक की जो जानकारी है होपफुली आप लोगों को क्लियर होगी। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया हिमाचल जीएसडीपी में कैसा कर रहा है, या हिमाचल की जीडीपी कैसी है, हम लोग करंट पे कैसा कर रहे हैं, कांस्टेंट पे कैसा कर रहे हैं, हमारी जो आमदन आय है वो कैसी है, हमारे देश के साथ उसका कंपैरिजन कैसा है, हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में हमने कैसा किया। होपफुली ये वाली इन्फॉर्मेशन जो वो आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम लोग बात करेंगे जीएसवीए के बारे में, जहां पे हम लोग सेक्टोरल वाइज कंट्रीब्यूशन को एसेस करेंगे। देखिए जीएसवीए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पे कितनी वैल्यू हर एक स्टेज के ऊपर ऐड हो रही है, यानी कि काफी रियल पिक्चर जो हम लोगों को बताता है। जीएसबीए को बीच में या जीबीए को बीच में कोशिश की गई थी कि उसी के बेसिस के ऊपर जो इनकम कैलकुलेट की जाए, लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी भी हम लोग जीबीए यानी स्टेट के लिए जीएसबीए जो है वो उसको यूज करते हैं। तो अगर हम लोग अलग अलग सेक्टोरल ग्रोथ की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, देखिए 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो तीनों सेक्टर्स में जीएसबीए में कितने परसेंट ग्रोथ हमने ऑब्जर्व की है, जो हम लोगों को काफी हद तक रियल वैल्यू बताता है। कितना अमाउंट है, कितनी परसेंटेज ग्रोथ है, तो इन 2 चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। इसके साथ साथ हम लोगों को हर एक सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट यानी कि जो सब सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की। तो देखिए जब हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर को मेनली हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो जब प्राइमरी सेक्टर से बात किया जाता है तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, यानी कि एनिमल वगैरह आ गया आपके, जो पेड़ फॉरेस्ट्री है, लॉगिंग है, लकड़ी आ गई, फिशिंग,
माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग है धरती को खोद के निकालना, क्वेरिंग है धरती के ऊपर की सतह से, सरफेस से सामान को एक्सट्रैक्ट करना, पत्थर पुत्तर निकालना। क्लियर। तो अब यहां पे सबसे पहले हम लोग 25-26 की बात करेंगे। क्लियर। 25-26 की जब हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स आगे हमारे 6 टोटल, आई थिंक 1 2 3 4 5, हाँ 5 अलग अलग सेक्टर्स आगे। इन 5 सेक्टर्स की जो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने ऑब्जर्व की है? लेटेस्ट सबसे ज्यादा ग्रोथ है क्रॉप्स की, दैट इज 10.9, पहले नंबर पे क्रॉप्स आ गई। दूसरे नंबर पे माइनिंग एंड क्वेरिंग, दैट इज 10.1%। इंडिया में हमने देखा था नेगेटिव में गई है। क्लियर। इसके साथ जो है, इसके साथ तीसरे नंबर पे दैट इज फिशिंग, 7.0% का ग्रोथ है। कितना वैल्यू उसने ऐड किया है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग लास्ट नंबर पे 6.9 आ जाएगा। लाइफ स्टॉक पे लास्ट इज 4.4। तो देखिए अब देखो जीएसपी है, ये जीएसपी 25-26 में क्रॉप से कितना पैसा ऐड हुआ? 8,413 करोड़ रुपीस। तो इसको ऐसे पड़ेंगे 8,413 करोड़। क्लियर। 3,235 करोड़। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग से 6,018 करोड़। फिशिंग से 156 करोड़। माइनिंग एंड क्वेरिंग से 1,002 करोड़ रुपीस। क्लियर। अब परसेंटेज तो हमने देख ली। अब नंबर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहां से है? सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है क्रॉप से, हिमाचल प्रदेश की प्राइमरी सेक्टर के अंदर। क्लियर। दूसरे नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो फॉरेस्ट्री से है एंड लॉगिंग से है, दैट इज 6,018। तीसरा लाइफ स्टॉक से है 3,235। ये अलग अलग से हमारे चैप्टर्स भी आएंगे, उनमें और ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे। क्लियर। फिर आ जाएगा हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग और सबसे कब आ जाएगा फिशिंग का, दैट इज 156 करोड़ रुपीज, 156 करोड़ रुपया। तो ये टोटल आउटपुट जो है वो हमारे यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस की गई। क्लियर। सिमिलरली अगर हम लोग 24-25 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन सबसे नेगेटिव ग्रोथ हमने क्रॉप्स के अंदर जो वो यहाँ पे ऑब्जर्व की है। क्लियर। और इस साल ऑब्वियसली बात है उसके मुकाबले जो हमारी ज्यादा है। उससे पहले अगर हम चलेंगे फिर भी हमने क्रॉप्स में जो वो नेगेटिव में ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की है। क्लियर। यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ जो थी वो हमारी माइनिंग एंड क्वेरिंग के अंदर थी, दैट इज 11.1%। क्लियर। उससे पिछले साल माइनिंग एंड क्वेरिंग में थी, दैट इज 61.1%। क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, लेकिन ये वाला जो डाटा है इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे वो ये वाला डाटा है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर का जीएसबीए कितना है? 18,824 करोड़ रुपीस। क्लियर। ये याद रखो इस साल के लिए 18,824 करोड़ रुपया। उससे पहले उससे एक कम कर लो 17,300, उससे पहले एक कम कर दो 16,839, 16,839। तो 3 साल का डाटा आप लोग ये याद रख लेना। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा स्टक करोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इसको याद रखना। और दूसरा आपने ग्रोथ जो है वो याद रखनी है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर देखो करने को कुछ भी है, लेकिन आप इस पे ज्यादा फोकस करना। इन दोनों में से अगर कुछ याद करना होगा तो इसको जरूर कर लेना 3-3 सालों को। तो देखिए ग्रोथ की अगर हम बात करें 25-26 में 8.4% की ग्रोथ है। उससे पहले 3.1% की ग्रोथ है। उससे पहले 1.9% की ग्रोथ है। उससे पहले 2.4 की ग्रोथ है। तो मतलब 23-24 में डिप आया है। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो जीएसबीए की ग्रोथ है उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की गई। क्लियर। तो आई थिंक इसको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1.9, 3.1, 8.4, सिमिलरली 18,824, 17,362, 16,839। यहां पे क्लियर प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर चलेंगे। ये आगे जी आपका सेकेंडरी सेक्टर, सेम हमने जो याद रखने वाला इंफॉर्मेशन है वो क्या है? ये सेकेंडरी सेक्टर 66,324 करोड़। उससे पहले 61,561 करोड़। उससे पहले 57,551 करोड़। क्लियर। तो ये 3 डाटा है, 66 है। 66 से जो है वो आपने -5 किया, उसके बाद -4 किया, तो थोड़ा सा याद रखना आसान हो सकता है। ग्रोथ की अगर हम लोग बात करेंगे परसेंटेज 3 साल याद रखेंगे। 25-26 में 7.7, उससे पहले 7.0, उससे पहले 6.3। तो जिस तरह से हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर में लास्ट के 3 साल में पॉजिटिव ग्रोथ ऑब्जर्व की, उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिव ग्रोथ ऑब्जर्व की गई। बस परसेंटेज की गेम है 7.0, 7.7 एंड 6.3। ईयर जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। किस्मत खराब होगी तो ये याद रखेंगे -4.3%। -4.3% होने का कारण आप लोग साल देख सकते हो, दिस इज योर कोविड ईयर। क्लियर। ये 19-20, 20-21 डन। तो ये जो है वो आप लोगों को
इसलिए जो है वो यहाँ पे आप लोग ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व करोगे, मेनली ये जो 20-21 वाला टाइम पीरियड है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो यहाँ पे -4.3% आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है वो ग्रोथ। तो ये डाटा हमने याद रखा, इसमें भी देख लेते हैं एक बार, ये भी याद रखोगे आप, यहाँ पे इसको देख लेना 2021 कोविड टाइम -6.5%। क्लियर, बाकी ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में कोविड टाइम पीरियड 2020-21 -4.3, बाकी लास्ट के 3 साल के ऊपर ध्यान रखिए। क्लियर? तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो 25-26 में हम लोगों ने कितना परसेंट ऑब्जर्व किया, तो वही डाटा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यही सारे का सारा जो डाटा है वो आप लोग नीचे वाली इंफॉर्मेशन में देखेंगे। तो उसको भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर? तो जो अभी हम लोगों ने चार्ट्स पढ़े उनको एक बार, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का डाटा हम लोगों ने देखा, तो प्राइमरी सेक्टर का जीएसबीए कितना है 18,824, कितना परसेंट ग्रोथ ऑब्जर्व हुआ है 8.4% का ग्रोथ ऑब्जर्व हुआ है। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। और इसमें मैं एस्टिमेशन नहीं बोलूंगा, दिस इज एग्जैक्ट डाटा आपने याद रखना है। 53.98% प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर है वो 53.98% है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सब सेक्टर ग्रोथ की बात करेंगे 25-26 की, क्रॉप सेक्टर 11.9, लाइफ स्टॉक 6.9, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 4.4, फिशिंग 7.0, माइनिंग एंड क्वेरिंग 10.1। हमने देखा कि पॉजिटिव ग्रोथ जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर अभी हमने देखा, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 66,324 करोड़। सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रोथ हमने ऑब्जर्व किया दैट इज 7.7%। एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है 22.01%। क्लियर? तो जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर को भी थोड़ा सा डिटेलिंग में करना होगा। तो सेकेंडरी सेक्टर के ये सेक्टर्स आगे, मैन्युफैक्चरिंग है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा है, दूसरा कंस्ट्रक्शन, देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो 3 सेक्टर जो है वो हम लोग यहाँ पे मेनली कवर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की। तो टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को, होपफुली मैप मैंने यहाँ पे डाला होगा, हाँ ये आ गया। तो टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें, सॉरी मैप नहीं, जो चार्ट्स है हमारे, टर्शरी सेक्टर की बात करें तो ये टर्शरी सेक्टर के अलग अलग सेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसका रहता है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो रियल एस्टेट का है 16,354 करोड़ रुपीस। दूसरे नंबर पे जो है वो अदर सर्विसेज का है। तीसरे नंबर पे जो है वो ट्रेड, रिपेयर्स, होटल एंड रेस्टोरेंट्स का है। उसके बाद जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, फिर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का है, फिर जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। ग्रोथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रोथ सबसे ज्यादा ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट में ऑब्जर्व की गई, दैट इज 18.9%, ट्रांसपोर्ट में 5.9, फाइनेंशियल सर्विसेज में 10.3, रियल एस्टेट में 6.5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 0.2 एंड अदर सर्विसेज 7.4। तो आई थिंक ये पूरा याद रखना थोड़ा टीडियस एक्सरसाइज हो सकती है, इसके ऊपर जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए। ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी, ये आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। अगर हम लोग टर्शरी सेक्टर के जीएसबीए की बात करेंगे तो टर्शरी सेक्टर के का जो जीएसबीए है वो कितना है 62,581 करोड़ रुपीस। क्लियर होगी बात यहां पे? तो जीएसबीए जो वैल्यू ऐड हुई है वो ऑब्वियस बात है सेकेंडरी सेक्टर जो वो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। सेकेंड इज 24-25 57,643, उसके बाद 23-24 54,133। क्लियर होगी बात यहां पे? डन। परसेंटेज ग्रोथ की अगर हम बात करें यहां से ले लेते हैं 2022-23 10.12%, उसके बाद 2023-24 6.6%, 24-25 6.5%, लास्ट जो है वो 8.6, तो 8.6, 6.5, 6.6। तो इस पैटर्न को जो वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना। क्लियर? तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, हम लोगों ने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी में इंक्रीज हुआ है पिछले 3 साल में, यहाँ पे डिप एंड देन इंक्रीज हुआ है अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूंगा। क्लियर? तो ये 3 इंफॉर्मेशन एंड ये आप लोग देख लीजिए, करना है तो कर लीजिए, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे मेमोराइज करने के लिए, लेकिन ये जो 7 वाला है इस पे आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ये दिस इज अगेन वही वाली चीज है, ये एक जगह के ऊपर सारी की सारी चीजें दी गई है। तो किस सेक्टर की कितनी परसेंट ग्रोथ है 2025-26, प्राइमरी सेक्टर 8.4%, सेकेंडरी 7.7, टर्शरी 8.6। 2024-25 प्राइमरी 3.1, सेकेंडरी 7.0, टर्शरी 6.5। 23-24 प्राइमरी 1.9, 6.3, 6.6। तो एटलीस्ट ये कंपैरिजन है, तो ये टेबल आप लोगों को रिवाइज करने में ज्यादा मदद करेगा जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा।
तो अगला जो हमारा टेबल है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का, और बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि यहां से हम लोगों को सवाल देखने को मिले हैं। और ये स्पेसिफिक टेबल जो है इसमें मेनली जो हमारा ध्यान रहना चाहिए वो रहना चाहिए शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कहानी क्या है कि यहां पे हमारा जो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट है वो डाटा है 2023-24 का, और शेयर इन जीएसबीए का डाटा है 24-25 का। पहले जब आता था तो वो एक ही साल का रहता था, लेकिन अभी जो है ये डाटा या इस इन ईयर्स के ऊपर जो हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है। तो पीछे जो हम लोगों ने परसेंटेज देखी वो बेसिकली कौन सी ईयर की है, 23-24 की, जो कि लेटेस्ट डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल है। हालांकि आई थिंक सर्वे के शुरुआती जो इंट्रोडक्शन है उसमें 24-25 या 25 का जो एम्प्लॉयमेंट वाला डाटा है उसको यहाँ पे 53.9 के साथ जो रिलेट किया गया, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो आप लोगों को इस स्पेसिफिक टेबल से देखने को मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है कौन से सेक्टर का कितना परसेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर का 53.98, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइमरी सेक्टर 53.98। क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर का हिमाचल प्रदेश के अंदर 22.01। हिमाचल प्रदेश के अंदर टर्शरी सेक्टर का 24.01%। ये अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रही है तो किसके सेक्टर से कितनी आ रही है इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, प्राइमरी सेक्टर का 46.31%, सेकेंडरी का 23.96%, टर्शरी का 29.73%। क्लियर? अब देखिए ये तो आ गया एक ब्रॉड व्यू। अब हम लोग देखेंगे अगर इंडिविजुअल एक्टिविटी से हम लोग बात करें तो किसका सबसे ज्यादा शेयर है। तो हमारे यहाँ पे अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल में प्राइमरी के दो मेन एरियाज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो अगर हम लोग माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे तो 0.03% ही एम्प्लॉयमेंट टोटल जनरेट हो रही है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है हिमाचल में 53.95, जहां पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, जो कि थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, वो सारा इसी का हिस्सा माना जाता है। वहां से 53.95% जो है वो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हुई देखने को मिली। तो ओवरऑल प्राइमरी उसके अंदर जो दो सेक्टर्स हैं, होपफुली यहाँ पे आप लोगों को इससे आइडिया लग गया। सिमिलरली सेकेंडरी की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी में हिमाचल में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की जो एम्प्लॉयमेंट है आउट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन वो है 11.52, जो कि हम लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर से देखने को मिल रही है। सिमिलरली टर्शरी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का नेचर है, ये थोड़ा सा आइडिया लगाना भी आसान है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 12.41%, वो कहां से है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर? तो थोड़ा सा अगर डिटेलिंग में हम लोगों ने जाना है तो यहां पे हम लोग जा सकते हैं। इसके साथ साथ शेयर्स इन जीएसबीए की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का 2024-25 में जो शेयर है 13.74 हिमाचल के अंदर, इंडिया के अंदर 19.74, सेकेंडरी में 40.11 हिमाचल में, सेकेंडरी का 40.11 हिमाचल में, 25.33 ओवरऑल। क्लियर? अगर हम लोग टर्शरी की बात करेंगे 46.15 हिमाचल में और 54.93 जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो अगर हम लोग जीएसपीए के अंदर इन स्पेसिफिक सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। क्लियर? यहां पे ना एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हम लोग जीएसबीए की बात करते हैं तो जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा जीएसबीए, हमने सेकेंडरी सेक्टर का देखा, टर्शरी का देखा, तो वहां पे जो टर्शरी सेक्टर का जीएसबी है 24-25 का वो कम है। लेकिन ध्यान रखिए ये बेसिकली करंट प्राइसेस के ऊपर है, जो पिछले वाला डाटा है या पिछले वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है, तो इसलिए जो है वो परसेंटेज, तो ये वाला भी डाटा जो आप लोगों का सही है। अगर कंफ्यूजन आएगा तो उसका जवाब ये है, नहीं आया तो फिर आई थिंक ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब देखिए अभी तक जो है वो मेनली हम लोगों ने जीएसबीए को कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर देखा था एक्सेप्ट दिस स्पेसिफिक टेबल। अब जीएसबीए को करंट प्राइसेस के ऊपर देख लेते हैं, तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है वो यहां से लगना शुरू हो गया होगा कि कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस जो है उनको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो करंट प्राइसेस की अगर हम लोग बात करेंगे, ये थोड़ा आप लोग दो इंपॉर्टेंट टेबल है करंट प्राइसेस के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो हम लोग अपना ज्यादा ध्यान देंगे। क्लियर? तो देखिए जीएसबीए करंट की अगर हम बात करेंगे 2025-26 का ये डाटा है हमारे पास। प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है दैट इज 14.3%। प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है जीएसबीए एट करंट प्राइसेस के ऊपर, क्लियर, दैट इज 14.3%। सेकेंडरी सेक्टर का तो देखिए जो लास्ट है ये कब का है, 2025-26 का, तो ये सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान रखना है। प्राइमरी सेक्टर 14.3%, सेकेंडरी 39.4, टर्शरी 46.3। अब यहां पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो
ये ट्रेंड कब से है, 18-19 से लेके 2025-26 के बीच में। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का था 13.1, अभी कितना है 14.3, तो मतलब शेयर में जो अब हम लोगों को इजाफा देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी में 2018-19 में कितना था 44.9%, अभी कितना है 39, तो इसका मतलब है डिक्लाइन देख रहे हैं। तो देखिए हर एक चैप्टर के एंड में, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हर एक चैप्टर के एंड में जो है वो एनालिसिस है, इशू है। तो एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है। टर्शियरी अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे, देखिए 42 था, अभी हमारा 46.3 है, जो कि एक ग्रेजुअल नॉर्मल ट्रेंड जो भी हिमाचल या इंडिया की इकोनॉमी में जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर। तो ये 2025-26 ये जो डाटा आ जाएगा ये 2024-25, और ये जो डाटा है दैट इज 2023-24। तो एटलीस्ट 4 सालों में किस स्पेसिफिक सेक्टर का कितना शेयर है जीएसबी एट करंट प्राइसेस में, उसके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्लियर होगी बात यहां पे सब लोगों को ना। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट ये वाला जीएसबी एट करंट प्राइसेस की तो थोड़ी सी डिटेलिंग है, वो हम लोगों के पास यहां पे आ जाएगी। तो जीएसबी एट करंट प्राइसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली आप देखिए कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें 25-26 में एग्रीकल्चर का जो टोटल शेयर है प्राइमरी सेक्टर का, सॉरी, दैट इज 33.84 करोड़ रुपीस। मैन्युफैक्चरिंग का है 92,953 करोड़ रुपीस। टर्शरी सेक्टर का है 1,09,341 करोड़ रुपीस। क्लियर। तो टोटल हमारा जीएसबी कितना आ जाएगा 2.36 लाख करोड़ आ जाएगा, अगर हम लोग जो है वो उसको करंट बेसिक प्राइसेस की बात करेंगे। अगर हम लोग नेट टैक्सेस आइडेंटिफाई करें, जहां पे हम लोग जो है वो टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते, तो वो हमारा रहेगा 17,749, और इन दोनों को मिला के हमारा जो जीएसडीपी एट मार्केट प्राइसेस है वो रहेगा 2,53,886। क्लियर। तो यहाँ पे इस वाले डाटा, इस वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पे हम लोग जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो टेबल है ये थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर दिया हुआ है, यहाँ पे गो थ्रू करने का सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हिमाचल का कितना % ग्रोथ था, इंडिया का कितना था, सेकंड में हिमाचल का कितना था, ठीक है। लास्ट हमारा 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 17 के बीच में था, हिमाचल 7.2% से ग्रो किया, इंडिया 7.1% से ग्रो किया। उसके बाद 20-21-22, 23-24 है ना, या 25-26, तो जो अलग अलग ईयर्स है, जैसे लेटेस्ट अभी हम लोगों ने देखा 8.3% से हिमाचल का रियल जीडीपी की एस्टिमेशन है, इंडिया की जो है वो 7.4% से है। क्लियर। तो ये जो डाटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली एक और टेबल है जो लास्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों को देगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लेना। यहाँ पे करेक्शन है, करेक्शन का मतलब क्या है कि जो सर्वे के अंदर आई थिंक क्या गलती है, हो सकती है किसी से भी। तो देखो यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग 2025-26 का डाटा है। 2025-26 तो लिखा है ना, ये 25-26 नहीं होगा, दिस इज 24-25। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, जो डाटा है वो 24-25, तो यहाँ पे आई थिंक मिसप्रिंट हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे एफआर है, फर्स्ट रिवीजन इस साल का तो नहीं हो सकता, वो पुराना ही होगा। क्लियर। तो ये 24-25, ये 23-24, तो इन 3 सालों को आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्लियर। अब देखिए ये वाला पूरा फिगर जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, ये सारा डाटा एक बार आप लोग गो थ्रू करोगे। क्लियर। इसके साथ आप ये वाला डाटा भी गो थ्रू करोगे, जहां पे आप लोग देखिए करंट प्राइसेस की बात हो रही है। 23-24 में 2.09 लाख करोड़, 24-25 में 2.30 लाख करोड़, 25-26 अभी देखा 2.53 लाख करोड़, किसमें, करंट प्राइसेस में। ग्रोथ करंट प्राइसेस में कितनी है, 23-24 में 9.3%, 10.1, 10.1 याद रखना आसान है, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 1.35, 1.44 लाख करोड़, 1.56 लाख करोड़, ग्रोथ 6.0, 6.4, 8.3। इंडिया के साथ कंपेयर करें, इंडिया की ग्रोथ करंट प्राइसेस पे 12.0 या 12.0, 9.8, 8.0। क्लियर। कांस्टेंट के ऊपर देखें तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। 2023-24 में हिमाचल की जो ग्रोथ थी कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर वो 6% थी, हमारे देश की 9.2%। 2024-25 ये यहाँ पे कंफ्यूजन होने की संभावना ज्यादा है, तो ध्यान रखिए इंडिया का जो परसेंटेज ग्रोथ है वो 0.1 ज्यादा है, क्योंकि जब ऑप्शन होते हैं 6.4, 6.5, तो वहां पे कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो 2024-25 के लिए हिमाचल 6.4 है और हमारे देश का 6.5 है, तो हमारा देश 0.1% ज्यादा है। क्लियर। और लेटेस्ट हमने देखा इंडिया हिमाचल का
इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज 7.4 और हिमाचल की जो ग्रोथ है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर दैट इज 8.3, जिसको हम लोग रियल जीडीपी के साथ रिलेट करते हैं। क्लियर होगी बात यहां पे? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था, तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक हिस्सा, एक पार्ट जहां पे परफॉर्मेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी जो है उसको तब नहीं कवर किया था, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में उससे रिलेटेड कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारी है जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, और एक दो फैक्ट्स हैं तो उनको एक बार मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करवा देता हूँ। क्लियर? ये आई थिंक हमने कर लिया था, इंडियन इकोनॉमी हो गया था हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमी वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक्सटर्नल सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली परसेंटेज में क्या डिक्लाइन या इंक्रीज है, जीबी हम लोगों ने नेशनल लेवल का कर लिया था। क्लियर? हाँ। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो 2021 जो कि कोविड ईयर था, वहां से लेके अभी तक हम लोगों ने 52% की ग्रोथ की है। पहला इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग डिकेडल ग्रोथ की बात करें 2010-11 से लेके 2020-21 में, यानी कि जो कोविड वाला ईयर था उससे पिछले 10 सालों की ग्रोथ की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ थी वो 167% हमारी जो जीएसडीपी थी उसने ग्रो किया था, और पर कैपिटा इनकम में 272% का जो वो इजाफा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो ये डाटा आप याद रखोगे। क्या? जो शॉर्ट टर्म है ऑब्वियसली बात है 52, 167, 272, 272। तो इस डाटा को अगर आप लोग याद रखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, ये जीएसडीपी परसेंटेज ग्रोथ की बात हो रही है, और ये 2020-21 के बाद की जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है। क्लियर? बाकी जीएसडीपी करंट प्राइसेस पे अभी हम लोगों ने देखा 23-24 में 2.09 लाख रुपीस, 2.30 लाख रुपीस जो है वो 2024-25। क्लियर? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये भी हमने बस कुछ समय पहले इसको रीड किया। पर कैपिटा इनकम भी हम लोगों ने कवर किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जानकारी जो है वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो देखिए ये जो जानकारी थी ये हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब हर एक चैप्टर के एंड में इश्यूज उस स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सर्वे में अच्छी तरह से कवर किए गए। तो ये मेनली मेंस एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत अच्छी इंसाइट देगी, बहुत अच्छा डाटा मिलेगा, बड़ा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं में ही कुछ ऐसा डाटा या फैक्ट्स है जो हम लोगों को जो अभी हमने कवर किया उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यही कारण है हमने सर्वे के किसी भी एक हिस्से को जो वो लाइटली नहीं लेना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में ओवरऑल बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं। सेकंड चैप्टर में स्पेसिफिकली जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है उससे रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस किया गया। उदाहरण के तौर पे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है उसका कंट्रीब्यूशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और सर्विस सेक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वहां पे एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी कम है। दूसरा हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम में वैसे तो हम लोग इंडिया की एवरेज से या इंडिया से ज्यादा हैं, लेकिन जब हम लोग ओवरऑल सीएजीआर निकालते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे इंडिया की जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो हिमाचल की ग्रोथ से ज्यादा है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है, कुछ ऐसे इश्यूज है जिनके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका भी शेयर हम लोगों को हिमाचल में डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे कवर की गई, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सुझाव भी दिए गए, सॉल्यूशंस भी दिए गए कि अगर ऐसी परेशानी होगी तो हम लोग ये करेंगे। तो सेकंड चैप्टर में ये सारी चीजें कवर्ड है। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा ऐसा है जो सेकंड में तो ऑलमोस्ट हमने सारा कवर किया था, फर्स्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। तो फर्स्ट में जो वो सबसे पहले जो चैलेंज है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में उसको बताया गया है क्लाइमेट को। और आप लोग देखिए पिछले कुछ सालों में, पिछले 3-4 साल में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां रही हैं, तो वहां पे क्लाइमेट ने काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाला। और जो ये हमारा इशू है, सबसे पहला और मेजर इशू जो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है वो है क्लाइमेट से हुए लॉसेस। ये डाटा आप लोग याद रखोगे, जहां पे पिछले 4 सालों में इन पास्ट 4 इयर्स 46,000 करोड़ रुपीस का जो है वो लॉस हमें देखने को मिला, जो हिमाचल प्रदेश की एनुअल जीडीपी का 4% है। तो ये दोनों डाटा जो आप लोग ध्यान में रखोगे। तो पहले क्लाइमेट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी भी जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी है वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर है। एम्प्लॉयमेंट की इन जनरल अगर मैं बात करूं, कंट्रीब्यूशन नो डाउट कम है लेकिन डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है।
उसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर है वो रेन फेड एग्रीकल्चर है। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग हॉर्टिकल्चर को बहुत ज्यादा पुश करते हैं, अब हॉर्टिकल्चर में भी हमारा जो ज्यादा ध्यान है वो किसके ऊपर रहता है, एप्पल के ऊपर रहता है। तो 50% जितना टोटल फ्रूट हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसका 50% एरिया जो है वो किसके पास है, एप्पल के पास है। क्लियर। जो टोटल हमारी जीएसवीए है, ग्रॉस वैल्यू स्टेट की जो प्रोड्यूस हो रही है, उसमें 74% के आसपास का जो शेयर है वो एप्पल का है। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहां पे आप एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो शो कर रहे हो। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन। क्लाइमेट लॉसेज हो रहे हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, एक नया फंड बनाइए जिस फंड से जो भी क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो क्लाइमेट की मार को झेल सके। क्लियर। उसके लिए जो वो एक स्पेसिफिक फंड जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो आसान भाषा में ये जो हमारा सर्वे है यहाँ पे परेशानी बताई गई और उसका एक सोल्यूशन भी दिया गया है। क्लियर। जैसे मैंने दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है वो आप सब लोगों के साथ शेयर की। क्लियर। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेजिलिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स है, फ्लैश फ्लड्स हैं, लिमिटेड फिजिकल स्पेस है। हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। अभी कुछ समय पहले हम लोग देख भी रहे थे कि उत्तराखंड का जो बजट आया और हिमाचल का आया, तो उसमें उत्तराखंड का बजट कितना ज्यादा है हिमाचल प्रदेश के बजट से। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि सरकार के द्वारा जो है वो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इनको स्पेसिफिकली ग्रांट दी जाती है तो उसको डिसकंटिन्यू किया गया, उसका भी जिक्र किया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो देखिए परसेंटेज नंबर याद रखेंगे, 10.2% जो वो इंडिया का है, 16.3% जो वो हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा है। एप्पल डिपेंडेंस है, हाँ मैंने 74 बोला था, ये ध्यान रखेंगे। हॉर्टिकल्चर जीवीए के अंदर 76% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, एप्पल का है। एंड नियरली 50% ऑफ द फ्रूट एरिया जो वो किसके पास है, एप्पल के पास है। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिनका जिक्र हम लोगों को हमारे जो हमारा सर्वे है इसमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, तो जैसे मैंने क्या बताया, सर्वे में लिखा है डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पता होना चाहिए आप लोगों को प्री परस्पेक्टिव से कि उसमें कितने शेयर की बात हुई है। तो एक डीआईएफ बनाइए जिसमें 90% सेंटर दे, 10% स्टेट दे। डाइवर्सिफाई करिए, कीवी, सिट्रस फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट, वॉलनट में। फोरकास्टिंग प्रॉपर्ली करिए, आईटी हॉस्पिटैलिटी को जो है और ज्यादा इंप्रूव करिए। वुमेन सेंट्रिक एंटरप्रेन्योरशिप बनाइए। हमारा 2022 में 65% ऑफ द जो टोटल एक्सपोर्ट था हमारे देश का वो हिमाचल से जा रहा था या फार्मास्यूटिकल कंपनी से जा रहा था। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को और ज्यादा बिल्ड किया जाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये इसके समाधान है। तो इस सर्वे के अंदर जो है वो सबसे अच्छी चीज, अच्छा पॉइंट जो है वो यही है कि हम लोग जो है, ये हमारे पास जो है वो इस बार सोल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो मेन स्पेसिफिक जो जानकारी है उसको हम लोग एकत्रित कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो सेकंड चैप्टर है उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, उनको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, उनके चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, उससे संबंधित जानकारी जो है वो प्रोवाइड की गई है। क्लियर। तो ये हमारे पहले दो चैप्टर्स हैं। एंड अगर देखिए कहानी सीधी सी यही है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी इशू रहेगा आप लोगों को तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे लेक्चर चल रहे होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, या अगर कोई डाउट होगा उसको रिजॉल्व कर दूंगा। क्योंकि बहुत बार चीज़ों को पढ़ते हुए या सर्वे को पढ़ते हुए, क्योंकि जैसे मैंने बताया भी था आपको कि वो 6.3 एंड 6.4 है, लेकिन 6.3 में मेंशन नहीं किया गया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सही होगा, लेकिन अगेन वो क्यों सही है, अगर उस तरह का भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लैरिटी दूं। क्लियर। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट 2 चैप्टर थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग जो पहला एक हिस्सा 5-6 चैप्टर सबसे पहले, 6 या 7 चैप्टर सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एमसीक्यू के सेशंस रखेंगे जो लाइव होगा, तो वहां पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक इसको पढ़िए ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमने सेंसस बार बार बोल रहा हूँ, सर्वे जो है, सॉरी, जो सर्वे है उसको जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है, और अभी समय है और हम लोग मल्टीपल टाइम में रिवाइज करके इसके ऊपर नियंत्रण शायद स्थापित कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आजकल जो है यहाँ से सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वाली फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां पे आप लोगों को साथ साझा कर दी जाएगी। इसी के साथ इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।